इस चैप्टर के शुरुआत में हमने बहुत सारे कमेटीज़ के बारे में पढ़ा था। जो सबसे लास्ट में हमने कमेटी पढ़ी थी वो थी तनखा कमेटी, जिसको अपॉइंट किया गया था 2010 में। इस तनखा कमेटी के बाद एक JS वर्मा कमेटी बनाई गई ऑन अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉ, और इसको अपॉइंट किया गया था 2013 में। लॉ कमीशन की 244th रिपोर्ट आई ऑन इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन, और ये रिपोर्ट आई 2014 में। फिर लॉ कमीशन की 255th रिपोर्ट आई ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और ये रिपोर्ट आई 2015 में। इन कमेटीज़ और इन कमीशंस की रिपोर्ट्स के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे 2010 से लेके अब तक कई सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कैरी आउट किया गया है, चेंजेस को कैरी आउट किया गया है, जिनके बारे में अब अपने को बातचीत करनी है। देखो, सबसे पहले तो एग्जिट पोल्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। बेसिकली 2009 में प्रोविजंस लाए गए और ये बोला गया कि लोकसभा के इलेक्शन के दौरान और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के दौरान एग्जिट पोल्स को पब्लिश नहीं किया जाएगा। एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स के पब्लिकेशन के ऊपर कुछ प्रोहिबिशंस लगाई गई, और कितने टाइम पीरियड के लिए इन प्रोहिबिशंस को लगाया जाएगा, कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स को पब्लिश नहीं किया जा सकता, वो इलेक्शन कमीशन बताएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड नोटिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन दीज एग्जिट पोल रिजल्ट्स कैन नॉट बी पब्लिश्ड। अब सवाल ये आता है कि ये प्रोहिबिशन लगाई क्यों गई एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स के पब्लिकेशन के ऊपर? बिकॉज एग्जिट पोल्स बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वोटिंग पैटर्न को। फॉर एग्जाम्पल, कोई टीवी चैनल है, ये क्लेम कर रहा है कि हमने आपके एरिया में एग्जिट पोल किया है, और हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि आपके एरिया में लगभग 80% लोग इस ए कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं। तो जो बचे कुचे 20% लोग हैं, उनमें से 10-15% लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और वो भी सोचें कि यार जब 80% लोग इस कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं तो क्यों ना हम भी इसी कैंडिडेट को वोट डाल दें। और ये एग्जिट पोल कितना सही है कितना गलत है उसका कोई रिलायबल डाटा है नहीं। तो एक तरीके से एग्जिट पोल्स के थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट किया जा सकता है, और हमारे डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों। इसलिए एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स के पब्लिकेशन के ऊपर कुछ प्रोहिबिशंस लगाई गई। और आज की डेट में प्रिंसिपल पैटर्न क्या है वो अपन ने पढ़ा हुआ है। आज की डेट में क्या होता है कि जब पोलिंग का लास्ट डे होता है, उस लास्ट डे पे जब पोलिंग कंक्लूड होती है, मान लो शाम को 5 बजे कंक्लूड हुई, तो इसके आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल्स को पब्लिश किया जा सकता है, उससे पहले पब्लिश नहीं किया जा सकता है। और पब्लिश किसी भी फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे वो टीवी के थ्रू हो, चाहे प्रिंट मीडिया के थ्रू हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे XYZ कोई भी मीडियम हो, किसी भी मीडियम के थ्रू इस नोटिफाइड पीरियड के दौरान एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स को पब्लिश नहीं किया जा सकता है। और अगर कोई इसका वायलेशन करेगा तो उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा, या दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। अच्छा, एग्जिट पोल का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल, जब कोई इंसान वोट डाल के बाहर निकलता है तो जो चैनल्स सर्वे कंडक्ट करते हैं उसको बुलाया जाता है एग्जिट पोल। एक ओपिनियन पोल भी होता है, वोटिंग से पहले इलेक्शंस अनाउंस हुए तब जो सर्वे किया जाता है, जो लोगों से पूछा जाता है, उसको बुलाया जाता है ओपिनियन पोल। लेकिन एक्चुअल वोटिंग के बाद, इमीडिएटली बाद, जैसे ही कोई इंसान बाहर निकला पोलिंग बूथ से, तो बाहर खड़े होकर जो रिपोर्टर सर्वे ले रहे होते हैं उसको बुलाया जाता है एग्जिट पोल। तो पहली चीज़ तो एग्जिट पोल्स के पब्लिकेशन के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया गया। दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन के केस में टाइम लिमिट को सेट कर दिया गया। मतलब क्या है इसका? 2009 में प्रोविजंस लाए गए और ये बोला गया कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस का गिल्टी है, तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। प्रोसीजर क्या है वो अपन देखेंगे, लेकिन करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, किसी कैंडिडेट ने चुनाव जीतने के लिए ब्राइव किया, लोगों को पैसे बांटे या दारू बांटी, या किसी भी तरीके की कोई भी करप्ट प्रैक्टिस की, उसके थ्रू वो आदमी चुनाव तो जीत गया, लेकिन अब पता चला कि यार इसने तो करप्ट प्रैक्टिसेस की थी, तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर है उसको बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया। क्या कहा गया कि जैसे ही पता चलेगा, जैसे ही किसी कैंडिडेट के ऊपर करप्ट प्रैक्टिसेस का एलिगेशन लगेगा, तो सरकार के द्वारा जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी है, उस स्पेसिफाइड अथॉरिटी को 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। 3 महीने में वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी पूरा केस तैयार करेगी, देखेगी कि क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस नहीं है, और पूरा केस 3 महीने में तैयार करने के बाद वो अथॉरिटी इस केस को, इस पूरी डिटेल को प्रेसिडेंट को सबमिट कर देगी।
और प्रेसिडेंट फिर डिटरमाइन करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन को। प्रेसिडेंट फिर देखेंगे कि इस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। अगर किसी भी कैंडिडेट के ऊपर करप्ट प्रैक्टिसेस का एलिगेशन है, शक है, तो स्पेसिफाइड अथॉरिटी को 3 महीने का टाइम दिया जाता है कि 3 महीने में अपना पूरा केस बिल्ड करो, जो भी जांच पड़ताल करनी हो उसको करो और फिर सबमिट कर दो प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर डिटरमाइन करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन को। 2009 के प्रोविजंस के थ्रू सभी ऑफिशियल्स को भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड कर लिया गया। इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसा इंसान जो कि इलेक्शन कमीशन के लिए काम कर रहा है, चाहे डेपुटेशन के बेसिस पे, चाहे अपॉइंटमेंट के बेसिस पे, और चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो, लेकिन अगर उसने इलेक्शन कमीशन का कोई भी काम किया है और अपने इस कामकाज के दौरान उसने किसी कैंडिडेट को फेवर करने के लिए किसी भी तरीके का घपला किया है, तो उसको भी करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत ट्रीट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मैं इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी वाला ऑफिसर हूँ। मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि आप इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करोगे, या मेरे को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का, और मैंने किसी कैंडिडेट को फेवर करने के लिए कुछ घपला किया, कुछ गड़बड़ करी, तो मुझे भी करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत पनिश किया जाएगा। तो 2009 के प्रोविजंस के थ्रू सभी ऑफिशियल्स को करप्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड कर लिया गया। अगर कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से किसी भी कैंडिडेट को असिस्ट करेगा, कुछ गड़बड़ करेगा, तो उसको भी करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत ट्रीट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। इसके अलावा 2009 में ही सिक्योरिटी डिपॉजिट को इंक्रीज किया गया। अगर किसी को लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट को इंक्रीज कर दिया गया। जनरल कैंडिडेट्स के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 25,000। मतलब अगर अब किसी को, जनरल कैंडिडेट को लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो उसको आरबीआई को कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है? 25,000 रुपये। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसको 5,000 से बढ़ा के कर दिया गया 12,500। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को 5,000 से बढ़ा के कर दिया गया 10,000, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए इसको 2,500 से बढ़ा के कर दिया गया 5,000। बहुत सिंपल। लोकसभा के इलेक्शन के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए आज की डेट में सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है? 25,000। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट आज की डेट में कितना है? 12,500। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है? 10,000। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है? 5,000। ये क्यों किया गया? ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके, उनको हटाया जा सके। फिर बात की गई अपीलेट अथॉरिटी विद इन द डिस्ट्रिक्ट के बारे में। 2009 में प्रोविजंस लाए गए और ये बोला गया कि अब अगर किसी को भी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील करनी है, तो अब वो अपील करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने, या इस इक्विवेलेंट रैंक का कोई भी अदर ऑफिसर है तो उसके सामने। मतलब इनमें से किसी के सामने, जिसको भी इस काम के लिए अपॉइंट किया गया है, उसके सामने अपील फाइल की जाएगी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। पहले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो भी वर्डिक्ट देता था उसके अगेंस्ट में अपील सीधे सीधे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के सामने की जाती थी। लेकिन अब 2009 में प्रोविजन लाया गया कि अगर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का कोई भी ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट में आपको अपील करनी है, तो पहले तो इनमें से किसी के पास जाना पड़ेगा। इनमें से जिसको जिम्मेदारी दी गई है उसके पास में जाना पड़ेगा। यूजुअली या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। लेकिन अगर इन दोनों लोगों के ऊपर काम बहुत ज़्यादा होता है तो फिर या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कोई ऐसा ऑफिसर जो कि इक्विवेलेंट रैंक का है, उसको ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो अब क्या होता है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट में पहले अपील करनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, और फिर अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिसीजन से भी खुश नहीं हो तो आप जाओगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास में। पहले सीधे सीधे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कहाँ होती थी? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास में। अच्छा, ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कौन होता है? वो ऑफिसर जिसको इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी दी गई होती है डिस्ट्रिक्ट में। अब मान लो उसने आपके नाम को इंक्लूड करने से मना कर दिया, उसने बोला कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड नहीं किया जा सकता और रीज़न फलाना है।
आपको लग रहा है कि ये जो ऑर्डर इशू किया गया है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के द्वारा ये गलत है, मुझे इसके अगेंस्ट में अपील करनी है, तो अब आप अपील कहाँ करोगे? डीएम के सामने या एडिशनल डीएम के सामने। और अगर डीएम और एडिशनल डीएम के भी ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप जा सकते हो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट के पास में। फिर इसके बाद बात आती है वोटिंग राइट्स टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिविंग अब्रॉड। ऐसे इंडियन सिटीजन्स जो कि इंडिया के बाहर रह रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए भी इंडिया के बाहर जाते हैं, लेकिन इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो उनके वोटिंग राइट के लिए भी प्रोविज़न लाया गया। 2010 में प्रोविज़न लाया गया और ये बोला गया कि कोई भी ऐसा सिटीज़न ऑफ इंडिया जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड नहीं किया गया है और उसने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को अक्वायर नहीं किया है, मतलब अभी भी वो इंडियन सिटीज़न है लेकिन इंडिया के बाहर रह रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट की वजह से या एजुकेशन की वजह से, तो ऐसे सिटीज़न ऑफ इंडिया को ये राइट है कि वो अपना नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर करवा सकता है। आपके पासपोर्ट के ऊपर जो आपका रेजिडेंस लिखा हुआ है, उस रेजिडेंस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके आप अपना नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अपन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि कोई इंडियन सिटीज़न है जो किसी भी रीज़न की वजह से बाहर रह रहा है, लेकिन वोटिंग वाले दिन वो वापस आ गया, मतलब उसको चाहे छुट्टी मिली या कैसे भी वो आ गया 10-15 दिन के लिए वापस। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज ना कर पाए क्योंकि उसका नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये फैसिलिटी दी गई कि भाई आप इंडियन सिटीज़न हो, माना कि आप बाहर रह रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, लेकिन आप अपना नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको टाइम मिले, आपको छुट्टी मिले तो आप आओ, अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो अभी सरकार कोई ऐसा प्रोविज़न लेकर नहीं आई है कि आप वहीं बैठे बैठे अपना वोट डाल दो। बट हाँ, इतना ज़रूर कर दिया सरकार ने कि आप अपने नाम को इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2013 में सरकार प्रोविज़न लेकर आई ऑनलाइन एनरोलमेंट इन द इलेक्टोरल रोल का। बेसिकली अगर आपको अपना नाम इलेक्टोरल रोल में एनरोल करवाना है तो आप उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। पहले मैनुअली जाना पड़ता था, मैनुअली सारा कामकाज होता था, लेकिन 2013 में सरकार प्रोविज़न लेकर आई कि आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो अपना नाम इलेक्टोरल रोल में एनरोल करवाने के लिए। उसके लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दो अपने एप्लीकेशन के साथ में, आपका नाम एनरोल कर दिया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स लेकर आई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट किया और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स लेकर आई जिनको बुलाया जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर्स अमेंडमेंट रूल्स 2013। और इन 2013 के रूल्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर रूल्स 1960 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। इसके अलावा नोटा का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की थी और बोला था कि इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर्स में और ईवीएम्स में अब नन ऑफ द अबव के ऑप्शन को भी इंक्लूड करना चाहिए। कोई इंसान है वोट डालने के लिए गया और उसने देखा कि यार जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से कोई कैंडिडेट लायक नहीं है कि उसको मैं अपना वोट दूँ, कुछ अच्छा कर ही नहीं रहा है, तो एक ऐसा ऑप्शन भी होना चाहिए जो बताए कि यार मैं सभी कैंडिडेट से असहमत हूँ, इनमें से कोई कैंडिडेट मेरे को अच्छा नहीं लगा। और वो ऑप्शन कौन सा है? नन ऑफ द अबव का है। आप जाओ नोटा दबा के आ जाओ तो आपका वोट रजिस्टर्ड हो जाएगा। मतलब एक तरीके से ये हो जाएगा कि हाँ साहब आप वोट डालने आए थे लेकिन आपको कोई सूटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिला तो आपने अपनी असहमति जाहिर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू किए, इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर ध्यान दिया और फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जब जनरल इलेक्शंस हुए 2013 में, 2014 में, तो नोटा के ऑप्शन को इंक्लूड किया गया। 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो वहाँ पे नोटा को इंक्लूड किया गया, लेकिन नोटा का एज सच कोई मतलब है नहीं। फॉर एग्जाम्पल नोटा को मेजॉरिटी मिल जाए, ज़्यादातर लोग नोटा पे जाके वोट डाल के आ जाएं, ये बोल दें कि बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें कुछ है ही नहीं, कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, हम वोट नहीं डाल रहे हैं, हमें कोई कैंडिडेट ठीक नहीं लग रहा है। नोटा को अगर मेजॉरिटी मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव पूरा कैंसिल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा, जो भी सेकंड कैंडिडेट होगा, मतलब जो भी ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स मिले होंगे उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नोटा को मेजॉरिटी मिली या नहीं मिली, सिंपल है, जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट इसका एक साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, सोसाइटल सिग्निफिकेंस है कि अगर नोटा मेजॉरिटी में जा रहा है या अगर नोटा को बहुत ज़्यादा वोट मिल रहे हैं तो एक मैसेज जाता है सोसाइटी को, एक मैसेज जाता है इलेक्शन कमीशन को कि देखो आपके कैंडिडेट्स कितने ख़राब हैं कि लोगों के पास में ऑप्शन ही नहीं है, लोग नोटा को चूज़ कर रहे हैं। तो नोटा का ऑप्शन डाला गया।
फिर वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया गया, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। बेसिकली ईवीएम के साथ में ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम अटैच किया जाता है। इसमें होता क्या है, जब आप ईवीएम में जाके वोट डालते हो तो इस वीवीपैट मशीन के थ्रू एक प्रिंटेड स्लिप जनरेट होती है। वो जो स्लिप होती है उस पर लिखा होता है सीरियल नंबर, उस पर लिखा होता है उस कैंडिडेट का नाम जिसको आपने वोट डाला है, उस पर उस कैंडिडेट की पार्टी का सिंबल होता है। और ये जो स्लिप है ये 7 सेकंड के लिए एक ट्रांसपेरेंट विंडो से दिखाई देती है। तो आप देख सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जिसको वोट डाला है वो वोट सही डाला है या नहीं डाला है। और 7 सेकंड के बाद ये जो स्लिप है ये अपने आप एक सील्ड ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। अगर फ्यूचर में किसी को ऐसा लगे कि यार वोटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है या किसी को ऐसा लगे कि कुछ घपला हुआ है तो फिर वेरीफाई किया जा सकता है। ईवीएम में जितने वोट्स हैं और ये जो ड्रॉप बॉक्स है इसमें जितनी स्लिप्स हैं उनको काउंट किया जा सकता है। देखा जा सकता है कि यार ए पार्टी को 15 वोट मिले हैं मान लेते हैं और 15 ही स्लिप पड़ी हुई हैं डब्बे में, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर कुछ ऊपर नीचे इसका मतलब कुछ घपला हुआ है। तो वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया गया। वीवीपैट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लॉ को अमेंड किया गया 2013 में। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये परमिशन दी कि आप वीवीपैट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो फेज्ड मैनर में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि हम वीवीपैट को इंट्रोड्यूस करें। सबसे पहली बार वीवीपैट को यूज़ किया गया था नागालैंड की नॉक्सेन असेंबली के लिए बाई इलेक्शन हो रहा था 2013 में, वहाँ पर सबसे पहली बार वीवीपैट को यूज़ किया गया था। नॉक्सेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ नागालैंड के लिए जो बाई इलेक्शन हो रहा था 2013 में, उसमें सबसे पहली बार वीवीपैट को यूज़ किया गया था। अब तो खूब सारा डिस्कशन चलता है, अभी चुनाव हुए हैं, इस ईवीएम के ऊपर और वीवीपैट के ऊपर खूब लंबा चौड़ा झमेला चला है, तो इससे थोड़ा अपडेटेड रहना। इसके अलावा भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए जिनके बारे में अपन बातचीत करेंगे अगले सेशन में। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ईजी सेशन था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जो कि रिवाइज़ किया जाए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।